गरीब मजदूर किसान व्यापारी हितैषी आदरणीय भागीरथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब। मंच पर बैठे हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय हरि सिंह जी, भूतपूर्व अध्यक्ष काका साहब, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी भाई नारायण सिंह जी, हमारे कांग्रेस के अन्य नेतागण, सबका नाम आप सब ले चुके, मैं दोबारा लेना नहीं चाहता। मंच पर बैठे हुए हमारे जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, पंचायत समिति के प्रधान साहब, उप प्रधान साहब, चेयरमैन साहब, पार्षदगण और पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से कांग्रेस के जितने भी हमारे साथी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ एक साथ खड़ा होकर यहाँ पर जो आए हैं उनके लिए मैं राजसमंद जिले के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाइयों, मैं सोच समझकर आज नारायण सिंह जी के नामांकन के लिए आपके बीच में आया हूँ। लंबे समय से राजसमंद जिले में अपनी बात मैं नहीं कह पा रहा था। राजसमंद जिले के पत्रकार, राजसमंद जिले के जितने भाई बहन, उन सब के मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि सब चीजें सीपी साहब नाथद्वारा में ले गए। ये बात बार बार आती है, तब मुझे दुख होता है और मेरे मन में तकलीफ होती है कि मैं जिस जिले का एमएलए हूं उस जिले का नाम राजसमंद है। यदि राजसमंद जिले का समुचित विकास नहीं होता है तो मेरा नाथद्वारा का एमएलए बनने का कोई मायने नहीं होता है। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की होती है कि जिले के मुख्यालय को हम कितना अच्छा बना सकें, पर ये सोच कैसे होगी, इस सोच को समझने की आवश्यकता है। मेरा अनुभव 43 साल का, मैं 1980 में एमएलए बन गया। मुझे आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में भी मंत्री बनने का मौका मिला, मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला, भारत सरकार में मंत्री बनने का भी मौका मिला और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी बनने का मौका भी मिला। और पिछले चुनाव में आप सबके आशीर्वाद से अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा बनने का अवसर मिला। मेरा 43 साल का जो अनुभव है, वो 43 साल के अनुभव के आधार पर मैं आज आपको वोट मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और वोट मांगने के इसलिए आया हूँ कि राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा है उस बात को समझें, हमारे क्षेत्र में विकास कैसे हो उसकी बात को समझें। इसलिए मैं हर बार उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जब 1980 में एमएलए बना था और जब मैं कॉलेज में पढ़ने गया था उदयपुर से 1966 में, तो उदयपुर में यूआईटी की स्थापना 1966 के आसपास हुई थी। 18 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया रहे। पर उदयपुर में जो प्राधिकरण है वो प्राधिकरण अब बना, पहले नहीं बना था। किसी भी शहर को महानगर बनने में जो प्रक्रिया लगती है उस प्रक्रिया में समय लगता है। इसलिए उदयपुर शहर जो दुनिया का सबसे सुंदरतम शहर है, उस शहर को विकास करने के लिए जो प्राधिकरण बनने की कल्पना है वो अब जाकर कंसीव की गई, अब जाकर सोचा गया है। जयपुर का भी प्राधिकरण है, जोधपुर का भी प्राधिकरण है, कोटा का भी प्राधिकरण है। पर ये सब प्राधिकरण उस शहर को विकास करने के लिए, शहर से महानगर बनाने में इनको लंबा समय लग गया। पर आज मेरे मन में कल्पना है कि मेरा अनुभव कहता है कि जमाना जिस तेज गति से बदला है उस तेज गति से नाथद्वारा और कांकरोली को एक महानगर के रूप में यदि विकसित करना है तो हमें एक नया सोच रखना पड़ेगा, एक ऐसा सोच रखना पड़ेगा जिस सोच में हम अगले 10 साल में कह सकें आजादी के बाद एक नया महानगर बना, उस महानगर का नाम राजसमंद और नाथद्वारा होगा। इसलिए इस लंबी कल्पना को लेकर जब भी मुझे नाथद्वारा में एमएलए बनने का मौका मिला, मंत्री बनने का मौका मिला और विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, तो मैंने लंबी सोच के कुछ निर्णय लिए। उस लंबी सोच के निर्णय में यह बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यह बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और होना चाहिए। ये सोच छोटा सोच है जो डिस्ट्रिक्ट का विकास करना चाहते हैं। मेरा विकास है कि राजसमंद महानगर बनना चाहिए, उसकी कल्पना लेकर मैं आगे बढ़ने का काम करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई कहने नहीं आया था ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जब बना तब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो पैसा है उस पैसे के विकास के लिए, वित्तीय स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास नहीं जाना पड़ता।
राजस्थान सरकार के पास नहीं जाना पड़ता। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है वही कॉम्पिटेंट है कैसे इस पैसे का उपयोग किया जाए। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो कमेटी बननी थी उस कमेटी को बनाने का काम मैंने राजसमंद में किया। और राजसमंद में ही काम नहीं किया, नारायण सिंह जी चुनाव हार गए थे, गणेश परमार चुनाव हार गए थे, लक्ष्मण सिंह जी चुनाव हार गए थे, पर मुझे मालूम था कि ये जनता के बीच में जाकर समस्याओं के बारे में जानते हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में हमने जहां इनको सदस्य बनाया, वहां काका साहब को भी सदस्य बनाया, हरि सिंह जी को भी सदस्य बनाया, जिससे अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का काम कर सके। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हरि सिंह जी, काका साहब और नारायण सिंह जी के कारण और अशोक जी के कारण आज राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ रुपए हम डीएमएफटी के फंड से खर्च कर सके। ये पैसा राजस्थान सरकार का नहीं है, ये पैसा हमारे इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो हो रहा है उसके पैसे का हमारा हिस्सा है। उस पैसे से विकास करने की कल्पना की। अब मुझे बताया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड तो हमारे एमएलए बनने के पहले ही बन गया था, भारतीय जनता पार्टी के समय बन गया था। उनके मन में कल्पना क्यों नहीं थी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग कैसे लेना है? यहाँ की जो विधायिका थी, आगे जो आसपास के जिले के जो विधायक हैं, उनके मन में कल्पना ही नहीं थी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग कैसे लेना चाहिए। हमारे मन में कल्पना थी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग लेकर हम राजसमंद में विकास करें, हम कोंबलगढ़ में विकास करें, हम देवगढ़ में विकास करें और नाथद्वारा में विकास करें, जिससे आने वाले समय में एक आधारभूत ढांचा बन सके और आगे बढ़ने का काम कर सके। अब नए सिरे से जब मैं कहता हूं कि नाथद्वारा की नगर पालिका भी रहेगी, राजसमंद की नगर पालिका भी रहेगी, मैं तो विधानसभा का अध्यक्ष था, मुझे किसी ने रोका था कि नाथद्वारा का जिला नहीं बनना चाहिए। ये मेरा निर्णय था कि नाथद्वारा का जिला नहीं बनेगा और सोच समझ के निर्णय था मेरा। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ नाथद्वारा है, वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ द्वारकाधीश जी का मंदिर है। क्या मन में कल्पना नहीं होनी चाहिए कि द्वारकाधीश मंदिर और नाथद्वारा मंदिर जो ब्रज संस्कृति के प्रतीक है, दुनिया के लोग आकर देखते हैं, उन दोनों शहर का विकास ऐसा होना चाहिए। लौकिक उदयपुर पीछे था और ये शहर आगे थे, ये मन में कल्पना नहीं होनी चाहिए। ये मेरे मन में कल्पना है। इस कल्पना को साकार करने के लिए मैंने कुछ निर्णय लिए हैं, जिसमें पत्रकार पूछते हैं कि सीपी साहब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहां ले गए, सीपी साहब पशु चिकित्सालय वहां ले गए, सीपी साहब मेडिकल कॉलेज वहां ले गए। अरे भाई, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये कोई महानगर के पार्ट नहीं होंगे। ये बड़ा महानगर बनेगा तो पार्ट नहीं बनेगा। उदयपुर शहर था, हिरनमंगरी सेक्टर कहाँ था, आज उदयपुर शहर कहाँ पहुंच गया? कोई हिसाब किताब लगाएगा कि उदयपुर में कॉलेज यहाँ होना चाहिए था, अस्पताल यहाँ होना चाहिए था। 10-12 साल बाद ये कहाँ राजसमंद शुरू होता है और कहाँ नाथद्वारा खत्म होता है, ये मालूम नहीं पड़ेगा। कोई आया था भारतीय जनता पार्टी का लोग मुझे कहने के लिए कि 4 लेन बननी चाहिए? मैं तो भारत सरकार का मंत्री था, मैं तो चुनाव हार गया था, मैं तो भीलवाड़ा का सांसद था, पर मेरे मन में कल्पना थी कि मैं जिस जगह पर पहुंचा हूं उसके पहुंचाने में नाथद्वारा के उन कार्यकर्ताओं का हक है जिन्होंने मुझे एमएलए बनाया और आज मैं भारत सरकार में मंत्री हूं। तो भारत सरकार के मंत्री के रूप में मेरे मन में कल्पना थी कि यहाँ पर 4 लेन बननी चाहिए। और आज मैं तक कहते हुए प्रसन्नता है कि जो 4 लेन बनी है, उस 4 लेन के कारण चाहे हम इधर कांकरोली होकर निकले, चाहे हम कांकरोली से भीलवाड़ा होकर निकले, और एक परिवर्तन करने का, सड़क का काम करने का काम किया है, जिससे आने वाले समय में आसपास के इलाके में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की कल्पना नहीं की। तब तो मुझे कोई कहने नहीं आया था कि ये ना, ये आप 4 लेन क्यों निकाल रहे हो, ये 4 लेन नाथद्वारा बंद कर देनी चाहिए थी, ये 4 लेन कांकरोली में क्यों लेकर आए? छोटा सोच छोटे व्यक्ति का होता है। सीपी जोशी 43 साल की राजनीति करके छोटा सोच बनकर नाथद्वारा का एमएलए नहीं बनना चाहता है। सीपी जोशी इतिहास में इतिहास लिखना चाहता है कि जिस जिले का मैं विधायक था उस जिले को मैंने इतना विकसित किया कि वो जिला नहीं है, वो महानगर बनकर आगे बढ़ने का काम करना। इसलिए मैं आज आपके बीच में कहने के लिए आया हूँ कि नारायण सिंह जी सबसे मैं जानते हैं, ये कोऑपरेटिव में रहे, ये जिला प्रमुख रहे, यहाँ की इलाकों की समस्या के जानते हैं। अभी इन्होंने अपने इलाके की समस्या की बात की, ये इनकी जिम्मेदारी है। अपने क्षेत्र का एमएलए बनने के बाद जिन जिन बातों को इन्होंने बात कही, जो आपके सामने रखी, उन बातों को ध्यान आकर्षित कराकर जो भी मुझसे सहयोग चाहे, मैं कंधे से कंधा मिलाकर पहला काम इनका करूंगा, मेरा काम बाद में करूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है मेरी उम्र 7 और 3 73 साल हो गई है। मैं 1980 में 29 साल की उम्र में मोहनलाल सुखाड़िया जी के कारण राजस्थान की राजनीति में आया था। आज मोहनलाल जी सुखाड़िया नहीं है, आज हीरालाल जी नेपुरा नहीं है, आज गुलाब सिंह जी नहीं है,
आज निरंजन आचार्य नहीं है, आज प्रभाकर जी नहीं है, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, पार्टी की ताकत दी, तो मैं पार्टी को मजबूत करके लोगों के इतिहास में कह सकूं कि मैं उस इलाके का हूं जिस इलाके में लोगों को मैंने समझाया छोटा सोच मत रखो, बड़ा सोच रखो और नारायण सिंह जी को जिताओ, फिर देखो कि राजसमंद में क्या परिवर्तन होना चाहिए, तब मन में कल्पना लेने का काम करना चाहिए। ये विकास की अवधारणा जो है, ये विकास की अवधारणा है, उस अवधारणा को मैंने इतने साल के अनुभव के बाद देखा, इसलिए हमने सोचा है कि हम महानगर बनाने के लिए अथॉरिटी बने, जिससे आने वाले समय में चाहे मंडी का काम करना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का काम करना हो, चाहे और कोई इंस्टीट्यूट लाना हो, राजसमंद जिले के अंदर वो सब सुविधाएं होनी चाहिए जो एक महानगर में होनी चाहिए। क्या हमारे मन में कल्पना नहीं है कि जेके में ही प्लेन उतरेगा? क्या हमारे मन में कल्पना नहीं है कि जहाज उतरने की जगह यहाँ बननी चाहिए, द्वारकाधीश का दर्शन करे, नाथद्वारा का दर्शन करे, फिर बम्बई चला जाए, फिर अहमदाबाद चला जाए? क्या हमारे मन में कल्पना नहीं है? मेरे मन में कल्पना है। या एयरपोर्ट भी बनना चाहिए जिससे आने जाने वाले लोगों की व्यवस्था करने लगा। मैं छोटा सोच लेकर नारायण सिंह जी के पक्ष में मत मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं बड़ा सोच लेकर मन के लिए आया हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। अशोक गहलोत जी ने तो गारंटी दी है, 10 गारंटी दी है, 7 गारंटी और दे रहे हैं, मैं तो एक ही गारंटी मांग रहा हूं कि नारायण सिंह जी को जिताओ, बाकी गारंटी सब मेरी। मैं तो 100 गारंटी थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो मोटी गारंटी नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो एक गारंटी मांग रहा हूँ आपसे, एक गारंटी। मेरा अनुभव और नारायण सिंह जी की मेहनत, ये दोनों मिलकर इस राजसमंद जिले के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं। हमने कुंभलगढ़ में योगेंद्र जी के लिए टिकट हमने टिकट मांगा सुदर्शन जी को। सुदर्शन जी और योगेंद्र जी नई पीढ़ी के लोग हैं, हमारी पीढ़ी निकल रही है, पर सुदर्शन जी के आगे लाने के पीछे क्या मनसा है? वहां भी सीनियर आदमी थे। आज मन में है, मेरे खरवट चदाना के भाइयों को मालूम नहीं है, मुझे मालूम है कि खरवट चदाना समाज कहाँ है। कुंभलगढ़ में है, नाथद्वारा में है, गोगुंदा में है, फिर हिंदुस्तान के इतिहास में कहाँ है कहीं पर क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे समझ में आता था, इसलिए मैंने अशोक जी गहलोत से मिलकर इन लोगों का आरक्षण करवाया है। आरक्षण करवाया इसलिए करवाया है कि मेरे इलाके में मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि खरबत चदाना के बच्चे, छोटे बच्चे मजदूरी करने के लिए कहां जा रहे हैं? बंबई जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, कि सेठ जी के यहाँ काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं होने से। आज पढ़ाई लिखाई होने से, आरक्षण होने से मुझे खुशी है कि जो पढ़ा लिखा बच्चा खरबट चदाना का, वो कोई मास्टर बन रहा है, कोई पटवारी बन रहा है, कोई इंस्पेक्टर बन रहा है, क्योंकि मैंने उसका आरक्षण करवाया। और आरक्षण नहीं करा था तो उसका लाभ नहीं हो सकता। कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, कुछ 70 गुजर मर गए, उनके बाद आंदोलन करना पड़ा होगा, लेकिन मेरे मन में तकलीफ थी, मैंने देखा था और मैंने परिवर्तन करने का काम किया। उस पीढ़ी का सुदर्शन है जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसके मन में कल्पना होनी चाहिए। जिस खरवट समाज से वो आ रहा है, उसकी समस्याएं अलग है, छोटी जोत है, जमीन उसके पास नहीं, पढ़े लिखे बच्चे बच्ची नहीं, उनका जीवन कैसे यापन होगा? मैं 1980 में एमएलए बन गया था, 4 बीघा जमीन किसी कुंभलगढ़ में किसी काश्तकार के पास है। 80 में 2023 में दूसरी पीढ़ी आ गई, हिसाब किताब लगाइए, 2000 में उसके 2 बेटे हुए तो 2-2 बीघा जमीन पाती आई। 2023 में उनके 2-2 बच्चे पाती हो गए, 1 बीघा जमीन पाती आएगी। जमीन कम, पानी बरसे नहीं, खेती का तरीका बदले नहीं हम, तो तीसरी पीढ़ी का वो आदमी क्या काम करेगा? क्या मेरे मन में कल्पना नहीं होनी चाहिए? एससी का सीपी जो एमएलए राजस्थान का मंत्री बन जाए, भारत सरकार का मंत्री बन जाए और उसके इलाके के लोगों के तरीके परिवर्तन नहीं होता है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फैसला किया, आरक्षण करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का काम करूंगा। और आज मुझे कहते हुए काम करने का मैंने काम किया। मुझसे कोई कहने नहीं आया था कि कोऑपरेटिव का जिला अलग बनाओ। मैंने फैसला किया था उदयपुर जिले से दुग्ध की समिति अलग बननी चाहिए। अभी लक्ष्मी नारायण जी बता रहे 50,000 लीटर दूध हम पैदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हर माँ बहन जिनके घर पे जानवर है, वो जानवर को पालना जानती है, पर वो दूध जो नस्ल आता है वो नस्ल ठीक नहीं है, 2 लीटर दूध हो रहा है। क्या आज डेयरी बनाकर हम उनके जीवन में संकर नस्ल की क्रॉस ब्रीड की गाय बेच नहीं ला सकते? क्या 2 लीटर से 8 लीटर दूध नहीं आ सकता? दूध लाने के लिए पैसा देना है, आधा पैसा हम कोऑपरेटिव सोसाइटी से लाएंगे, आधा पैसा उसको देगा, आधा पैसे का जो दूध है रोज का वो उसके घर में जाएगा, आधा पैसा हम लेंगे और उसके जीवन में परिवर्तन करने का काम करेंगे। इसीलिए हमने डेयरी की स्थापना की। डेयरी की स्थापना ही नहीं की है, 60 करोड़ रुपए डीएमएफटी में सैंक्शन कराए। गुंजोल के पास जाकर देखना, काम चल रहा है, और डेयरी का प्लांट भी बनकर पूरा खड़ा हो जाएगा। डेयरी का प्लांट बनाने का काम भी नहीं किया। राजसमंद में पानी नहीं है, जानवरों के लिए तकलीफ हो सकती है, अकाल पड़ता था तो तकलीफ होती है, तो हमने केटल फीड 95 करोड़ रुपए का रेल मगरा में केटल फीड बना रहे हैं,
जिससे गरीब आदमी के लिए, जानवर के लिए भी यदि खाए का बाटा दिलाना पड़े तो उसकी व्यवस्था करने का काम भी हम इससे कर रहे हैं। ये तकलीफ में उसका काम नहीं आ सकता। एक लंबी सोच, एक ऐसी सोच जिस सोच से हमारे इलाके के लोगों के जीवन में परिवर्तन हो। ये जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जिन्हें अवसर मिलता आगे बढ़ने का। मुझे तो अवसर मिला, नारायण सिंह जी को अवसर नहीं मिला, पर मैं सब बातें इसलिए कह रहा हूं, कल नारायण सिंह जी की जिम्मेदारी बनती है कि सीपी जोशी जहां छोड़ के गया उस लहर को आगे बढ़ाने का काम करे। ये जिम्मेदारी नारायण सिंह जी की बनती है, ये सुदर्शन जी की बनती है, ये योगेंद्र जी की बनती है। ये जिला आने वाले समय में राजस्थान का सबसे प्रगतिशील जिला बने, तब जाकर मन में कल्पना होती है। हमने लोगों के बीच में वोट मांगने गए थे और हमने कहा था कि नारायण सिंह जी को वोट दें। ये तो मैं विकास की बात करना चाहता हूं, पर मैं ये भी बात करना चाहता हूं, राजनीति का जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को समझें। इस परिवर्तन को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप दुनिया के बदलाव को नहीं समझ सकेंगे। मैं 80 में एमएलए बना था, अकाल रहा, 4-4 साल अकाल पड़ता था, अकाल, गर्मी। मैं कॉलेज से निकल के आया था, मैंने देखा गांव का गरीब आदमी 40 डिग्री में काम कर रहा है, 2 बजे तक काम कर रहा है अकाल रात में। 2 मजदूरी मिल रही है 10 रुपए, 20 रुपए मजदूरी मिल रही है उसको। पानी नहीं, उसको पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ता, 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। आप अंदाज लगाओ कि एक साधारण घर का आदमी मेरे जैसे आदमी को कहे कि 40 डिग्री टेम्परेचर में तगारी के हाथ लगाना, मैं नहीं लगा सकता। वो गांव का गरीब आदमी तकलीफ में रहकर वो अकाल रात में 20 रुपए के लिए काम कर रहा था। गांव का गरीब आदमी जब अकाल पड़ जाता था, मजदूरी नहीं होती थी, तब वो घर छोड़ के मजदूरी करने के लिए अहमदाबाद जा रहा था, होटल पे काम कर रहा था। घर को, परिवार को चलाने के लिए 18 साल का आदमी मजदूरी करने जा रहा था। उस मजदूरी में कभी कल्पना की कितना पैसा घर पे लेके आता? आज भी हिसाब किताब लगा लो, बम्बई में काम कर रहा, क्या काम कर रहा, हार्ड वर्क में काम कर रहा हूं, कितने पैसे मिल रहे? 20,000 रुपए मिलते हैं। कभी हिसाब किताब लगाया? वो घर से बाहर जो बच्चा रहता है वो 1 साल में केवल मात्र 1 लाख रुपए लेके आता, खाली 1 लाख रुपया। पूरे 1 लाख रुपए के लिए वो 12 महीने घर के बाहर रहता है, क्योंकि यह जॉब के अवसर नहीं है। क्या हमारे मन में कल्पना नहीं होनी चाहिए उनके जीवन में परिवर्तन हो? और हमने परिवर्तन करके काम किया इस देश में। हमने अधिकार दिया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने कहा था कि नरेगा में मजदूरी देंगे हम 80 रुपए। 2009 में हम जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे तब अपने लोगों को कहा कि मजदूरी देंगे 100 रुपए। सौभाग्य से मुझे भी भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला और हमने एक परिवर्तन किया कानून में। और परिवर्तन कानून में क्या, सरकारें कोई भी आया जाए, नरेगा में हर साल 1 अप्रैल को जैसे जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे मजदूरी बढ़ेगी। आज राजस्थान में हरि सिंह जी 165 नहीं 265 रुपए मिलते हैं, 265 रुपए मिलते हैं। अगले 1 अप्रैल में भी पैसा बढ़ेगा, अगले 1 अप्रैल में पैसा बढ़ेगा। उसका फायदा क्या हुआ? वो गांव का गरीब आदमी जो एक ठेकेदार मजदूरी करने के लिए मकान पर ले जाता था, वो 20 रुपए देता था, 40 रुपए देता था। एक कारीगर को 80 रुपए देता था। आज 250 रुपए के नीचे कोई भी आदमी मजदूरी करने के लिए नहीं आता है। आज 500 से 700 रुपए के नीचे कोई कारीगर नहीं आता है। ये कानून हम नहीं बनाते तो उस आदमी को 20 रुपए और 30 रुपए में अपनी जिंदगी निकालनी पड़ती। कानून बनाकर जीवन में परिवर्तन करने का काम कोई कांग्रेस पार्टी करती, दूसरी पार्टी नहीं करती थी। कभी मन में कल्पना की? 1952 में देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मन में कल्पना थी कि दुनिया के मुकाबले हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। पुराने पीढ़ी के लोगों को याद होगा, हम भी छोटे थे, इस देश में गेहूं नहीं होता था, अमेरिका से गेहूं आता था, लाल गेहूं आता था, रोटी फैल जाती थी। लोगों को पता नहीं है कि लाल गेहूं क्या होता था और रोटी की तकलीफ क्या होती थी। आज हमारे नेताओं ने नीतियां बनाई, हमने यूरिया खाद के कारखाने लगाए, बिजली पहुंचाई, कल कारखाने लगाने का काम किया। आज दुनिया का हिंदू का किसान इतना गेहूं पैदा करता है कि दुनिया को लोगों को हम देते हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये नीति बनाने का काम हुआ, उसके काम में हुआ। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में कल्पना नहीं होती, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसरो की स्थापना करनी पड़ेगी, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की खड़ा करना पड़ेगी, तो आज हम चंद्रमा में जाते हैं, न उपग्रह में जाते हैं। ये सोच पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस समय थी। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में कल्पना नहीं होती तो ये IIT का पढ़ा लिखा गरीब आदमी का बच्चा जो IIT में पढ़कर सिलिकॉन वैली में गया अमेरिका में, जो औद्योगिक क्रांति के बाद सूचना क्रांति हुई है, उस सूचना क्रांति में सबसे आगे कोई आदमी है तो इंग्लैंड का आदमी नहीं है, अमेरिका का आदमी नहीं है, वो IIT से पढ़ा लिखा नौजवान आदमी है जिसने दुनिया में बदलाव करने का काम किया। और आज आप कह सकते हैं कि सूचना क्रांति का लाभ उठाने के लिए एक बिरला और टाटा को फैक्ट्री लगानी पड़ी होगी, और इस गरीब आदमी के बच्चे ने IIT ने एक ऐप बनाया, उस ऐप को बचाकर इतना पैसा कमाया है, कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। अकल का खेल हो गया, ये ज्ञान का खेल हो गया, ये करके बताया हमने। किसी ने कल्पना की थी 2006 तक हिंदुस्तान में इनकम टैक्स जो देता था उसको पिन कार्ड मिलता था,
ये इनकम टैक्स देने वाला आदमी है। गांव का गरीब आदमी मजदूरी करने जा रहा सूरत में, बंबई में मर जाता, पता नहीं पड़ता कहां का रहने वाला। नंदन नीलकर्णी ने जो टेक्नोलॉजी दुनिया में लेकर है, उन्होंने कहा यह संभव है। दुनिया में, हिंदुस्तान में आदमी का फोटो लो, 2 आंख के निशान, 10 अंगुली के निशान और आधार का ये नंबर है। उस आधार के नंबर पर आदमी कहीं भी रहता हो, किसी भी जगह हो, उसका 1 मिनट में नंबर दबाओ, पता पड़ जाएगा कि आदमी कहां रहता है। यही काम नहीं किया है हमने। बैंक में खाता खुलाने का काम भी शुरू किया था। ये लोगों को याददाश्त नहीं है। मैं भी भारत सरकार में मंत्री था। ये इतिहास में जाके चेक कर लेना कि भारतीय जनता पार्टी के जसवंत सिन्हा जो भूतपूर्व वित्त मंत्री थे, वो एक कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने विरोध किया कि आधार कार्ड नहीं लगना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे, 6 महीने तक उन्होंने लागू नहीं किया। एक इंटरव्यू में नंदन नीलकर्णी मिलने गया, उनको समझाया नंदन नीलकर्णी ने कि क्या चीजें हैं। उन्होंने कहा इसका मतलब ये समझिए कि जो गरीब आदमी जिसका हक है, जिसके लिए उसको पैसा मिलता है, उसको लेन देन के लिए पैसा देना पड़ता है। यदि आधार कार्ड हो, बैंक में खाता हो, तो सीधा का सीधा पैसा उसके खाते में जा सकता है। ये काम करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार मनमोहन सिंह जी ने किया है, जिसके एक बटन पे बटन दबाओ, जिस आदमी की बूढ़े आदमी की पेंशन 750 से 1000 रुपए होनी थी, एक बटन दबाते ही पैसा ट्रांसफर हो जाता। इस उज्ज्वला योजना के इतने 500 रुपए का कनेक्शन देना था, एक बटन दबाओ पैसा आपका ट्रांसफर हो जाता। ये चीज करने का काम करके किया हमने। भाषण देकर, जाति और धर्म के आधार पर वोट लेकर इस देश का काम बनने का काम नहीं किया है। इस देश में कितने आदमी को मालूम है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था कि मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी बात राख को गंगा में बहाना। गंगा में बहाने वाला आदमी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। कितने लोगों को याद है कि राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, पहला भाषण दिया था उन्होंने कि मैं गंगा को साफ करने का काम करूंगा। कभी मन में कल्पना ली? कितने आदमी के मन में कल्पना है कि रामायण जी को बताई थी, उस समय राज किसका था? ये मन में कल्पना नहीं। हम सनातन विरोधी, हम धर्म विरोधी है। हम सनातन विरोधी नहीं है, हम धर्म विरोधी नहीं है। हम सनातन और धर्म को मानने वाले हैं। हर धर्म की इज्जत होनी चाहिए, हर भगवान का सम्मान होना चाहिए और हर भगवान को मानने वाले लोगों को जीवन में सीख मिलनी चाहिए कि मेरा परिवार आगे बढ़े, मेरा गांव आगे बढ़े, मेरा देश आगे बढ़े। ये सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। ये कहना सरल है, लेकिन नीति बनाकर देश का निर्माण करना बहुत कठिन काम है। क्या बिना कल कारखाने के रोजगार मिल सकता है? क्या बिजली पैदा बिना कल कारखाना लग सकता है? क्या बिना बैंक के कोई एंटरप्रेन्योरशिप आ सकती है? ये चीजें करने के लिए लंबा सोच रखना पड़ता है और लंबा सोच करके इस देश में निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये हमें याद रखने की जरूरत है। नदियां बहती थी, इस देश में तालाब बनाने का काम, डैम बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं कहता हूं सबको, किसी ने कल्पना की थी? कभी किसी ने कल्पना की कि जितनी हमारी बनास है उतनी चौड़ी राजस्थान केनाल है? हिमालय का पानी राजस्थान में, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में जहां धूल उठती थी, मिट्टी उठती थी, लोगों का जीवन नहीं था। आज जाके देखो, मोहनलाल सुखाड़िया ने कल्पना की थी, आज वहां पर सरसब्ज इलाका है और लोगों की हालत बदल गई है। गंगानगर में जाके देखिए, बीकानेर में जाके देखिए और बाड़मेर में जाके देखिए। क्या कभी कल्पना किसने की? हमारा पार्टी के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कोई भी हो, उसने दुनिया में आगे बदलने वाले का काम किया। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था नई सदी का, 21वीं सदी का भारत बनाना चाहता हूं। 21वीं सदी का भारत, जिस भारत में आज मोबाइल पर आपके हाथ में क्रांति है, जानकारी है, ये सब चीजें करने का काम, कल्पना करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए नीति के आधार पर देश का निर्माण करना हो, इसका फैसला कर लो। पार्टी सत्ता में रही, उसका फैसला कर लो और यह भी फैसला कर लो ये संसदीय लोकतंत्र हमने क्यों अपनाया। हमें मालूम है इस देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। तमिलनाडु में अलग है, बंगाल में अलग है, बिहार में अलग है, मेघालय में अलग है। उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का कोई तरीका है तो संसदीय लोकतंत्र है। और संसदीय लोकतंत्र में एक पार्लियामेंट्री सीट में 18 से 20 लाख वोटर होते हैं। मेघालय से भी एक सांसद आएगा, तमिलनाडु से भी एक सांसद आएगा, आंध्र प्रदेश से भी एक सांसद आएगा, ईसाई संप्रदाय का भी एक सांसद आएगा, मुस्लिम संप्रदाय का भी एक सांसद आएगा, हनुमान जी मानने वाला भी सांसद आएगा, शिव जी को मानने वाला भी सांसद आएगा, राम को मानने वाला भी सांसद आएगा। ये संसदीय लोकतंत्र में हमने मौका दिया है। वोट से अपना राज चुनो, नीति बनाकर देश का निर्माण करे। कोई भी पार्टी सत्ता में आवे, संविधान के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। ये हमने काम करने का काम किया और संविधान में पढ़ने के बाद समझना पड़ेगा कि संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, शेड्यूल क्या है, सेंट्रल लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है। क्या आप सांसद सड़क बना सकता है? क्या सड़क स्कूल खोल सकता है?
क्या सांसद ही काम कर सकता है? संविधान में लिखा हुआ है ये विषय राजस्थान का एमएलए विधानसभा में मिलकर काम कर सकता है। ये विषय है जिसमें भारत की सरकार काम कर सकती है। विदेश नीति कैसे बनेगी, डिफेंस नीति कैसे बनेगी, कॉमर्स की नीति कैसे बनेगी, दुनिया के देशों से संबंध कैसे रखना है, ये विधानसभा में चर्चा नहीं होती है, लोकसभा में चर्चा होती है। हमने 73 अमेंडमेंट के बाद इस देश में परिवर्तन किया है। परिवर्तन क्या, पहली बार राजीव गांधी के मन में कल्पना थी कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको भी राज में जगह मिलनी चाहिए। इसलिए वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, उसमें हमने रिजर्वेशन किया। नगर परिषद में हमने रिजर्वेशन किया। क्यों? मन में कल्पना थी कि किसी तरह से समाज में लोगों को इनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। अब महिला को रिजर्वेशन लाएंगे, कानून में डेट नहीं है, सेंसस कराएंगे, पता नहीं कब होगा। उन्हें लगा खतरा है। इस देश में जो महिलाएं हैं वो महिलाएं एक तरफा वोट डालने वाली है, वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं डाल दे, इसलिए कहा महिला का रिजर्वेशन हम लाएंगे। अरे भाई कानून बताते तो कौन मना करा, कल लागू करो, तो रोक रहा क्या लागू करने के लिए? लागू नहीं करना है। एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें इफ और बट है, सेंसस होगी, सेंसस की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बनेंगे। ये तो इसी तरह का है भाई कि पुण्य करो तो आपको मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और पुण्य नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। और भाई स्वर्ग किसने देखा? आज यदि आपको रिजर्वेशन करना था, आपका बहुमत है, किसने रोका? तात्कालिक चुनाव में फैसला करते कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं का इतना रिजर्वेशन होगा, तब लगता है कि आप महिलाओं के प्रति आपके मन में कमिटमेंट नहीं है। इसलिए कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, और मुझे बहुत खुशी है जिस बड़ी तादाद में आप यहाँ उपस्थित हुए, जिस बड़ी तादाद में हमारे सब कांग्रेस के साथी नारायण सिंह जी के नामांकन में आए, मुझे बहुत खुशी है। मेरे मन में कल्पना थी कि बहुत लंबा समय हो गया है। राजसमंद के हमारे साथी कभी सीपी जोशी को नाथद्वारा का एमएलए मानकर राजसमंद के अधिकारों को हनन करने वाला मानते थे। मैंने कहा आज अपन खुद ही जाओ मुलजिम की तरह, अपनी पैरवी खुद करो और फैसला कराओ कि मैं मुलजिम हूं, कौन मुलजिम। मुलजिम वो लोग हैं जिनका सोच छोटा है, मुलजिम वो लोग हैं जिनको काम करने का अवसर मिला, एमएलए बने, मंत्री बने, उनकी पार्टी की सरकार थी, तब भी ये राजसमंद था, तब भी ये जिला था। तब मन में कल्पना क्यों नहीं थी कि हम जी को आगे से बढ़ाना चाहते? मैं नहीं, मैं तो तर्क के आधार पर कह रहा हूं कि सीपी जोशी राजसमंद जिले का एक विधायक के रूप में जो नाथद्वारा के लोगों ने पहचान दी, आज मेरी जिम्मेदारी बनती है उस पहचान के कारण जो मेरा अनुभव है, वो अनुभव राजसमंद जिले के विकास में इस तरह से आना चाहिए कि यह कुंभलगढ़ का नया एक टूरिस्ट डेवलपमेंट सेंटर बने। आजादी के बाद कोई नया टूरिस्ट सेंटर डेवलप नहीं हुआ। मन में कल्पना है कि कुंभलगढ़ एक ऐतिहासिक जगह है, एक नया टूरिस्ट सेंटर बनना चाहिए कुंभलगढ़ में, दुनिया के लोग आकर देखें। जाके देखिए, मिराज मदन जी मिराज ने शिव मूर्ति की स्थापना की, कौन सा नियम, कौन सा कानून था? लोगों ने आरोप लगाए, उस व्यक्ति ने अपने पैसे से, भगवान उनको और पैसा दे, उन्होंने पैसा बनाकर कंपनी बनाई, 400 करोड़ रुपए खर्च किए, प्रॉफिट के लिए नहीं खर्च किए, उस जगह बनाने के लिए काम किया। आज वहां पर इतने लोग आते हैं जिसको मदद करने का काम हमने किया। सरकार के नियम बनाने थे, कानून बदलने थे, सब काम करने के बाद बदलाया कि आज वहां पर हमने एक नया स्टेट बनाने का काम किया। हमारे मन में कल्पना है कि कुंभलगढ़ एक नया टूरिस्ट सेंटर बनना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आए, दुनिया के लोग आए तो वहां उसका इनडायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। हमारे मन में कल्पना है कि वाटर बॉडी अवेलेबल राजसमंद में है, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ होना चाहिए, वाटर स्ट्रक्चर यहाँ होना चाहिए। उदयपुर का आदमी आकर वाटर का करना चाहे तो वो यहाँ पर राजसमंद में आकर का काम कर सके। लंबी सोच लेकर हम आपके यहाँ पर हमारे उम्मीदवार नारायण सिंह जी के वोट की अपील करने के लिए आए। ये आज गारंटी की स्कीम है जो अशोक गहलोत ने आपको दी है, उसमें भी एक बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बड़ा काम अशोक गहलोत जी ने 25 लाख चिरंजीवी योजना के बाद किया, उसको समझे। इस देश में हमारी जो माताएं हैं, घर की जो मुखिया है, वो घर का सब काम करती है। बाल बच्चे का ध्यान रखो, घर का ध्यान रखो, मेहमान का ध्यान रखो। और कमाने वाला जनता आदमी नहीं है, पैसा उनके हाथ में नहीं देता। घर में कभी शादी हो जाए भाई के तो वह कुछ नहीं कर सकती, घर वाला पैसा दे तो काम करे। बेटी को आवे तो उसको दे तो घर वाला दे तो पैसा दे, घर वाला की कमाई नहीं तो उस गृह लक्ष्मी का सम्मान नहीं। इसलिए नया फैसला किया है, अब के सरकार बनेगी तो गृह लक्ष्मी उसके खाते में, उसके नाम से 10,000 रुपए एक मुश्त उसके खाते में देंगे, जिससे वो अपने इंडिपेंडेंट, घर वाले के भरोसे नहीं, घर वाले के खाते में नहीं देंगे। घर वाले के खाते में दे तो उसे पता लगाना पड़ेगा कहां ले गया पैसा। आपके खाते में, आपका खाता होगा, उस खाते में 10,000 रुपए देकर गृह लक्ष्मी सम्मान की एक नई योजना
हिंदुस्तान में लाने का काम करने का काम राजस्थान की सरकार करना चाहती है। हम आशा करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। आप इस बात को भी समझोगे कि गांव में जो गोबर होता था, जिसको जानवर का ध्यान नहीं रखते थे, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं इस गोबर में बहुत गुण है। हम गोबर को खरीदेंगे जिसमें 2 पैसे की आपकी आमदनी हो, ये काम भी हम अपना काम करने का काम करेंगे। हम उज्ज्वला नहीं, हम दूसरे जिन लोगों के कनेक्शन है उनको भी 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। तो यहाँ तो मंडी है, राजसमंद तो बिजनेसमैन है, हिसाब किताब लगाते हैं, पहले उधार दी तो और उधार देते हैं। तो भाई हमने पहले उधार ली है, चुकाई है आपकी, नई उधार दीजिए, वो भी चुकाएंगे हम, चिंता क्यों कर रहे हो आप। तो मैं पूरी आशा करता हूं कि जो इस सरकार ने नई गारंटी दी है उस गारंटी को भी आप समझेंगे और आप सबके सहयोग से 25 तारीख को हाथ के बटन पर वोट दबाकर नारायण सिंह जी को आप जिताइए, जिससे जिम्मेदारी हमारी हो कि जो आपके मन में कल्पना है कि राजसमंद का विकास नहीं हुआ है, क्यूमुलेटिव ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सहित विकास करेंगे। ब्याज ही नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज ही नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इस राजसमंद का विकास करेंगे, जिससे कल किसी को कहने का मौका नहीं मिले कि वो उसी चिकित्सालय सीपी जोशी मान ले गया, मेडिकल कॉलेज मान ले गया, उनका भी हिसाब किताब कर लेना और जो हम करेंगे उसका भी हिसाब किताब करना, कोई खाते में कमी नहीं आने देंगे। इसलिए मैं एक बार पुनः हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ, जाति धर्म सबसे ऊपर उठे। ये जातीय जाति का वोट नहीं है, ये धर्म का वोट नहीं है। मैं मेरे इलाके में कहता हूँ, मेरे और सबके लिए महाराणा प्रताप पूजनीय है। महाराणा प्रताप का सम्मान करना हमारा धर्म बनता है। ये महाराणा प्रताप के वंश और सीपी जोशी के वंश की लड़ाई नहीं है। महाराणा प्रताप हमारे लिए पूज्य है, उनके परिवार का हर सदस्य पूज्य है। ये चुनाव है, 5 साल जनता के दुख सुख में भागीदारी रखकर जनता के विकास के करने का काम जिसने किया हो, जिस पार्टी के उम्मीदवार ने किया हो, उस पार्टी के उम्मीदवार का वोट है। ये न जाति का, न धर्म का वोट है, न मजहब का वोट है, न सनातन धर्म का वोट है। जिन आदमी के पास तर्क नहीं होता है, जो आदमी काम नहीं कर सकते हैं, जो काम करके दिल नहीं जीत सकते हैं, वो बातें करते हैं जिनका कोई संबंध राजनीति में देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश आगे बढ़ाने का नहीं होता है। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान की राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को भी आप समझेंगे, राजनीति के बदलाव को भी समझेंगे और हमारे जिले के विकास करने की जो संभावना है उसको तलाशने में आप कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण सिंह जी को बटन पर बटन दबाकर आप हाथ के निशान पर वोट देंगे, जिससे हम दोनों मिलकर, सुरेंद्र सुदर्शन जी और योगेंद्र जी चारों मिलकर राजसमंद जिले के विकास में वो आयाम स्थापित कर सके जिससे आपको लग सके कि आपने एक सच्चे और अच्छे आदमी को वोट दिया। धन्यवाद, नमस्कार।